कुछ बन के दिखा कि बनने की ललक जाग उठे, कुछ करके दिखा कि करने की कसक जाग उठे। तू चल अपनी मौज में पीछे मत देख, चाहे कितना भी बवाल उठे। इस दुनिया में कौन किसका है यार, ये प्रश्न बार बार उठे। गर ठान ली है तूने कुछ करने की, फिर रोकने कौन माई का लाल उठे। दिल में ऐसी चिंगारी जला ले तू कि उस पर पानी भी दे तो आग उठे। ऐसे ही एक शख्स थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनका ये चैप्टर यहाँ पर लिखा हुआ है और इनका इनका आभारी हमारा देश, ये पूरा हिंदुस्तान सदैव इनका आभारी रहेगा, इन्होंने जो काम किए हैं उसके लिए। तो चलिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन की कुछ कहानियाँ हम लोग पढ़ते हैं और सुनते हैं। बहुत ही मज़ेदार है ये। इनकी एक किताब है विंग्स ऑफ फायर, उसमें से ये चैप्टर लिया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। बहुत सारी कहानियाँ इन्होंने अपने बचपन में किस दौर से ये गुजरे, इनके साथ कुछ भेदभाव भी हुआ, उसके बाद इनका सोसाइटी कैसा था, उस सब से ये गुजरते हुए कैसे ही उस मुकाम पर पहुँचे, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज बोर्न। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था इन 1931 1931 ईस्वी में। ही स्पेशलाइज्ड इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में महारत हासिल की। स्पेशलाइज्ड, ये इन्होंने महारत हासिल की थी। एरोनॉटिकल इंजीनियर मतलब उड़ान से संबंधित, एरोप्लेन से संबंधित जो चीज़ें उड़ान भरती हैं उसमें इन्होंने इंजीनियरिंग की थी। कैसे उड़ाया जाता है, वो कैसे उड़ता है वो चीज़, उसमें। आफ्टर वर्किंग फॉर 2 डिकेड्स, 2 दशकों तक मतलब करीब 20 साल तक वर्क करने के बाद इन इसरो में, भारत का जो साइंटिस्ट का जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड वो ऑर्गेनाइजेशन जो है, साइंस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एंड मास्टरिंग लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजीज़। और इन्होंने लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजीज़ में महारत हासिल की, मास्टरी की इन्होंने। उन्हें बहुत ज़्यादा ज्ञान था। लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजीज़ मतलब वो टेक्नोलॉजी जो सैटेलाइट्स वगैरह को लॉन्च करवाती हैं, एक धरती से आसमान में लॉन्च करती है, भेजती है। तो उसमें इन्होंने महारत हासिल की, मास्टरी हासिल की। डॉक्टर कलाम took up the responsibility of developing indigenous guided missiles. डॉक्टर कलाम took up the responsibility. डॉक्टर कलाम ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये उत्तरदायित्व, ये जिम्मेदारी ले ली अपने ऊपर। कौन सी जिम्मेदारी ले ली? ऑफ डेवलपिंग, डेवलप करने की जिम्मेदारी, विकसित करने की जिम्मेदारी। किस चीज़ को विकसित करने की जिम्मेदारी? इंडिजेनस गाइडेड मिसाइल्स। जो इंडिजेनस जो गाइडेड मिसाइल्स होते हैं, मतलब इंडिजेनस मतलब स्वदेशी, अपने देश में निर्मित जो निर्देशित मिसाइल्स होती है, जो भेजी जाती है अंतरिक्ष में, उसके बारे में। एट द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, डिफेंस रिसर्च, DRDO जिसको आप लोग बोलते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम में इन्होंने इंडिजेनस गाइडेड मिसाइल्स को डेवलप करने की जिम्मेदारी इनको मिली। मिसाइल आप लोगों को पता ही होता है क्या होता है, इसलिए इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल, ये जिम्मेदार थे, इनको जिम्मेदारी दी गई थी, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। फॉर बिल्डिंग, बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? इंडिजेनस कैपेबिलिटी एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, स्वदेशी सक्षमता वाले, स्वदेशी कैपेबिलिटी वाले जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजीज़ हैं, तकनीक, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, वो बनाने की इनको जिम्मेदारी दी गई। थ्रू के जरिए, किस चीज़ के द्वारा, किस चीज़ के जरिए? नेटवर्किंग ऑफ मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स को, बहुत सारे संस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ करके, नेटवर्क का स्थापित करके, बहुत सारी संस्थाओं को एक दूसरे से कनेक्ट करके। डेवलपमेंट एंड
डेवलपमेंट एंड ऑपरेशनलाइजेशन 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 यस ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ पृथ्वी एंड अग्नि मिसाइल्स। पृथ्वी और अग्नि मिसाइल का जो ये ऑपरेशनलाइजेशन ऑपरेशन देखिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ऑपरेशनलाइजेशन मतलब उसका जो संचालन है, जो ऑपरेशनलाइजेशन होगा पृथ्वी मिसाइल्स का और अग्नि मिसाइल्स का, इसको संचालित करने और इसको डेवलप करने का इनको जिम्मेदारी दिया गया था। फ्रॉम जुलाई 1992 से टू दिसंबर 1999 तक, ठीक है। ही वॉज अपॉइंटेड साइंटिफिक एडवाइज़र टू डिफेंस मिनिस्टर एंड वॉज सेक्रेटरी। ये सेक्रेटरी भी थे और डिफेंस मिनिस्टर का साइंटिफिक एडवाइज़र इनको नियुक्त किया गया था। जो रक्षा मंत्री होते हैं डिफेंस मिनिस्टर भारत के, उनका ये साइंटिफिक एडवाइज़र थे, मतलब वैज्ञानिक सलाहकार थे। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब DRDO फ्रॉम जुलाई 1992 टू दिसंबर 1999 तक ये इनके सेक्रेटरी भी रहे और साइंटिफिक एडवाइज़र भी रहे डिफेंस मिनिस्ट्री का। पोखरम 2 न्यूक्लियर टेस्ट्स, पोखरन में जो सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, विच मेड इंडिया अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट, जिसने इंडिया को एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बना दिया, एक परमाणु हथियार वाला देश बना दिया। समझ रहे हैं बात, कितनी बड़ी उपलब्धि है। तो ये पोखरन में जो सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, विच मेड इंडिया, जिसने इंडिया को बना दिया, क्या बना दिया, अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट, एक परमाणु हथियार वाला देश बना दिया, वॉज कैरीड अंडर हिम। ये जो टेस्ट हुआ था ये इन्हीं के अंदर में ये टेस्ट हुआ था। ही टुक अप एकेडमिक्स एज अ प्रोफेसर, इन्होंने शैक्षणिक संस्थान भी ज्वाइन किए एज अ प्रोफेसर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन इन अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई इन 2001। अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई में 2001 ईस्वी में इन्होंने टेक्नोलॉजी और सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन, जो सामाजिक जो परिवर्तन होता है, समाज को जो ट्रांसफॉर्म किया जाता है, बदला जाता है, उसमें जो कुछ अच्छाई लाई जाती है, परिवर्तन लाया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है, उससे रिलेटेड और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोफेसर के रूप में इन्होंने पढ़ाया भी अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई में। ही हैज़ वोन मैनी अवार्ड्स, उन्होंने बहुत सारे उनको अवार्ड्स भी मिले हैं, जीते हैं। खैर ये अवार्ड्स के मोहताज नहीं थे। इंक्लूडिंग द पद्म भूषण 1981 में पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण मिला 1990 में, एंड द भारत रत्न, और भारत रत्न मिला 1997 में। ही बिकेम द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ये भारत के 11वें राष्ट्रपति बने ऑन 25 जुलाई 2002 एंड सक्सेसफुली कंप्लीटेड हिज 5-year टर्म, और एकदम सफलतापूर्वक इन्होंने 5 साल का जो टर्म होता है राष्ट्रपति का, इन्होंने पूरा किया एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के रूप में। कितना सुनहरा वो काल रहा होगा, समय रहा होगा जब एक इतने बड़े साइंटिस्ट हमारे देश के राष्ट्रपति बने। वैसे इन पदों पर साइंटिस्ट सबका ही रहना देश के लिए अच्छा होता है, ठीक है। इन माई चाइल्डहुड, ये जो चैप्टर है माई चाइल्डहुड, इसमें टेकन फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर, इनकी जो आत्मकथा है, इन्होंने खुद लिखी है, ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा, विंग्स ऑफ फायर उस बुक का नाम है, उसी से ली गई है। ही फोकसेस, इस चैप्टर में ये फोकस करते हैं ऑन हिज चाइल्डहुड डेज, अपने बचपन के दिनों के बारे में, इनका बचपन कैसे बीता था उसके बारे में ये फोकस करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। ऑपरेशनलाइजेशन, 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 परफेक्ट। आई वॉज बोर्न इन टू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली, मैं एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में मेरा जन्म हुआ था। इन द आइलैंड टाउन, जो आइलैंड टाउन है, आइलैंड मतलब द्वीप समूह, जो समुद्र के बीच में रहता है, ऑफ रामेश्वरम,
रामेश्वरम में इन द अर्स्ट वाइल मद्रास स्टेट, जो मद्रास पुराना, अर्स्ट वाइल मतलब पुराना, जो पुराना मद्रास राज्य था, उसमें रामेश्वरम में जो एक आइलैंड टाउन है, उसमें एक तमिल फैमिली, मिडिल क्लास तमिल फैमिली में मेरा जन्म हुआ था। माई फादर, मेरे पिता, जैनुलाब्दीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन, मेरे जो पिता थे जैनुलाब्दीन, उनके पास न तो ज़्यादा फॉर्मल एजुकेशन थी, न तो ज़्यादा शिक्षा थी, नॉर मच वेल्थ, और ना ही ज़्यादा धन था। डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस, इन सारे डिसएडवांटेजेस के बावजूद, इन सारे असुविधाओं के बावजूद भी, डिस्पाइट मतलब के बावजूद भी, ही पोसेस्ड ग्रेट इनेट विजडम, ही पोसेस्ड वो मालिक थे, उनके पास था, क्या था? ग्रेट इनेट विजडम, एक महान जन्मजात बुद्धि, इनेट विजडम मतलब जन्मजात बुद्धि थी, एंड अ ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट, और एक सच्चा जो जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट होता है, मतलब आत्मा की जो उदारता होती है वो थी, मतलब वो एक उदार स्वभाव के थे, एक दिलदार स्वभाव के थे। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर, उनके पास एक आदर्श सहयोगी भी थी, इन माई मदर, मेरे माँ के रूप में, जिनका नाम था आशियम्मा। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे, आई डू नॉट रिकॉल, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे याद नहीं है, द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल, एग्जैक्ट नंबर लोगों का, एग्जैक्ट एकदम ठीक ठीक संख्या, शी फेड एवरी डे, जिनको वो रोज़ खिलाती थी, मतलब प्रत्येक दिन मेरी माँ बहुत सारे लोगों को खाना खिलाती थी। बट आई एम क्वाइट सर्टेन, लेकिन मैं पूर्ण रूप से ये निश्चित है, मैं एकदम निश्चित हूँ कि दैट फार मोर आउटसाइडर्स, बहुत सारे आउटसाइडर्स, बाहरी लोग, एट विद अस, हमारे साथ खाते थे, देन ऑल द नंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर, हमारे आवर ओन फैमिली, हमारे अपना जो परिवार था, उसमें जो साथ साथ खाने के लिए बैठते थे, हमारे अपने फैमिली के जो मेंबर लोग थे, उनसे ज़्यादा लोग, आउटसाइडर्स लोग हमारे साथ बैठ करके खाते थे, ज़्यादा संख्या में, मतलब हमारे घर में 10 लोग थे तो 10 से ज़्यादा मतलब 11 बाहर के लोग होते थे। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रेन, मैं बहुत सारे बच्चों में से एक था, मतलब बहुत सारे भाई बहन मेरे थे। अ शॉर्ट बॉय, एक छोटा सा बच्चा, लड़का, विद रैदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, जिसका एक अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स था, एक असुलझा हुआ स्वरूप था, एक भद्दा सा, देखिएगा अब्दुल कलाम का जो स्वरूप है वो थोड़ा अनडिस्टिंग्विश्ड है, तो मैं एक अनडिस्टिंग्विश्ड लुक वाला, एक असुलझा हुआ लुक वाला, उतना खूबसूरत, उतना हैंडसम नहीं, एक छोटा सा लड़का, एक अनडिस्टिंग्विश्ड लुक वाला लड़का था। बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, जो एक लंबे और हैंडसम माता पिता के घर में जन्म लिया था। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, हम लोग अपने पूर्वजों के घर में रहते थे, मतलब हमारे दादा दादी ने वो घर बनवाया था। विच वॉज बिल्ट, जो बनाया गया था, इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो 19th सेंचुरी के मिडिल में, करीब 1850 के साल में ये बनाया गया था, मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी में। इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस, ये एक उचित रूप से एक बड़ा सा एक पक्का घर था। मेड ऑफ लाइम स्टोन एंड ब्रिक, जो चूना पत्थर और ईंट से बना हुआ था। ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, रामेश्वरम के मस्जिद वाली गली में ये घर था। माई ऑस्टर फादर, मेरे जो ऑस्टर फादर मतलब मेरे जो कठोर पिता थे, यूज्ड टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज, जो मेरे कठोर पिता थे, जो ऑस्टर फादर थे, यूज्ड टू अवॉइड, वो अवॉइड किया करते थे, वो नकार दिया करते थे, बचा करते थे किन चीज़ों से? ऑल इन एसेंशियल कंफर्ट्स, जो गैर ज़रूरी जो कंफर्ट्स है, जो आराम है,
और जो लग्जरीज हैं, जो विलासिता है, उनसे वो बचा करते थे। हाउएवर, हालांकि ऑल नेसेसिटीज़ वेयर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड, सारी जो नेसेसिटीज़ थी, सारी जो आवश्यकताएं थी वो हमें मिलती थी, प्रोवाइड की जाती थी, प्रदान की जाती थी। इन टर्म्स ऑफ फूड, भोजन के रूप में, मेडिसिन, दवाई के रूप में, और क्लथ्स या फिर कपड़े के रूप में। लेकिन बाकी जो विलासिता होती है, कार, एकदम बुलेट, मतलब जो विलासिता होती है, जो गैर जरूरी चीज़ हैं, उनसे हमारे पिता बचा करते थे। इनफैक्ट वास्तव में आई वुड से, मैं ये कह सकता हूँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि माइंड वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, कि मेरा जो बचपन था वो एक बहुत ही ज़्यादा सिक्योर था। इतना मैं गरीब भी नहीं था, हम लोग इतना गरीब भी नहीं थे, तो मेरा जो बचपन था वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर था, बोथ मटेरियली एंड इमोशनली, दोनों। मटेरियली भी, मतलब भौतिक रूप से भी, हमारे पास इतना उस ज़माने में पक्का घर और उचित दवाई, खाना और कपड़े मिलना बहुत बड़ी बात होती थी। तो मेरा बचपन सिक्योर था, मटेरियली रूप से भी और इमोशनली रूप से भी, क्योंकि हमारा परिवार बहुत बड़ा था, तो सारे लोग इमोशनली एक दूसरे से कनेक्टेड थे, प्यार से रहते थे। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरा विश्व युद्ध, ब्रोक इनटू 1939, दूसरा विश्व युद्ध 1939 में शुरू हो गया। व्हेन आई वॉज 8 years old, जब मैं 8 साल का था। फॉर रीजन्स, कई कारणों से, आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ पाया, मैं नहीं समझने के लायक मैं नहीं था उस योग्य। बच्चा 8 साल का बच्चा क्या समझेगा। A sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. अचानक से टैमरिंड सीड्स का डिमांड जो है वो मार्केट में इरप्ट हो गया, फूट पड़ा। मतलब इमली के बीज का डिमांड अचानक से मार्केट में हो गया, बहुत सारे इमली का बीज, अब पता नहीं क्यों। आई यूज्ड टू कलेक्ट द सीड्स, मैं वो बीज इकट्ठे किया करता था, एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप, और मैं उसे एक प्रोविज़न शॉप पे उस सीड्स को बेचा करता था, राशन की दुकान पे। ऑन मॉस्क स्ट्रीट, मस्जिद वाली गली में जहाँ पर इनका घर था। अ डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना। अ डेज कलेक्शन, एक दिन का जो कलेक्शन होता था, जो जमा पूंजी होती थी, जो पैसा जमा किया जाता था, कलेक्ट किया जाता था, वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना, वो लगभग 1 आने का, वो राजसी रकम बहुत ज़्यादा होता था, वो 1 आना में जमा कर पाता था, वो बीज बेच करके। माई, देख सकते हैं, जब इनको एक पंडित जी अपने घर खाना खिलाने ले गए, उस समय का ये फोटो है, देख सकते हैं। ये हमेशा पहले रो में बैठा करते थे स्कूल में, रामानंद शास्त्री के साथ, इनके मित्र का नाम है। हाँ, तो उसके बाद है माई ब्रदर इन लॉ, मतलब मेरा साला, ब्रदर इन लॉ मतलब साला, जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर, वो युद्ध की कहानियाँ मुझे सुनाया करते थे। आई वुड लेटर, मैं बाद में, अटेम्प्ट टू ट्रेस, मतलब खोजने का प्रयास करता था, ट्रेस करने का प्रयास करता था, इन द हेडलाइंस इन दीनामणि, जो दीनामणि जो अखबार आती थी उसके हेडलाइन में वो मैं खोजने का प्रयास करता था, जो वार के, युद्ध के बारे में जो कहानियाँ जलालुद्दीन मुझे सुनाते थे। आवर एरिया, हमारा जो क्षेत्र था, हमारा जो एरिया था, बीइंग आइसोलेटेड, जो जिसको आइसोलेट कर दिया गया था, अलग थलग, आइसोलेट मतलब जिसको सिक्योर कर दिया गया हो, वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर, जो पूर्ण रूप से वॉर से अनअफेक्टेड था, प्रभावित नहीं था। बट सून, लेकिन शीघ्र ही, इंडिया वॉज फोर्स्ड, इंडिया को मजबूर किया गया, टू ज्वाइन द अलाइड फोर्सेज, कि वो अलाइड फोर्सेज को ज्वाइन कर ले, एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड, और कुछ इमरजेंसी जैसा स्थिति डिक्लेयर कर दिया गया पूरे देश में। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट
एट रामेश्वरम स्टेशन। और सबसे पहली जो कैजुअलिटी हुई, जो पहली जो क्षति हुई, वो क्या हुई? केम इन द फॉर्म ऑफ, वो इस रूप में आई। किस रूप में आई? द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट। ट्रेन जो रुकता था, ट्रेन का जो हॉल्ट होता था, ट्रेन जो रुकता था रामेश्वरम स्टेशन पर, उसको सस्पेंड कर दिया गया, उसको बंद कर दिया गया। मतलब अब ट्रेन रामेश्वरम स्टेशन पर नहीं रुकेगी। द न्यूज़पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड। अब न्यूज़पेपर को बंडल, न्यूज़पेपर का बंडल बनाना पड़ता था। एंड थ्रो आउट, और उसको फेंकना पड़ता था। फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, चलती हुई ट्रेन से, ऑन द रामेश्वरम रोड, रामेश्वरम रोड पर, बिटवीन रामेश्वरम एंड धानुष रोडी। रामेश्वरम और धानुष रोडी जो जगह है, उस दोनों के बीच रामेश्वरम के रोड पर उस बंडल को, न्यूज़पेपर के बंडल को फेंकना पड़ता था। दैट फोर्स्ड माई कज़न शमसुद्दीन, जिसने मेरे कज़न को, जिसका नाम शमसुद्दीन था, उसको मजबूर किया। हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर्स इन रामेश्वरम, जो रामेश्वरम में न्यूज़पेपर बांटा करते थे, वे मजबूर हुए, मतलब उनको करना पड़ा। टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड, उनको एक हेल्पिंग हैंड की आवश्यकता हुई, क्योंकि अब चलती ट्रेन में न्यूज़पेपर का बंडल बनाना और उसको फेंकने के लिए एकदम जल्दी जल्दी चाहिए, तो अकेला आदमी नहीं कर सकता। एक आदमी उसको बंडल पकड़ाएगा, एक आदमी फेंकेगा, ठीक है। टू कैच द बंडल्स, उस बंडल को कैच करने के लिए, उस बंडल को पकड़ने के लिए। एंड एज इफ, और मानो नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, आई फिल्ड द स्लॉट, मैंने उस खाली जगह को भर दिया, मतलब उसका हेल्पिंग हैंड मैं बन गया। शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस, शमसुद्दीन ने मेरी पहली कमाई, मेरी पहली मजदूरी कमाने में मेरी मदद की। हाफ अ सेंचुरी लेटर, करीब आधी शताब्दी बाद, मतलब करीब 50 सालों के बाद, आई कैन स्टिल फील, मैं अभी भी फील कर सकता हूँ, मैं अभी भी महसूस कर सकता हूँ, द सर्ज ऑफ प्राइड, वो गर्व की जो लहर है, वो प्राउड करने की जो लहर है, जो सर्ज है, वो मैं अभी भी महसूस कर सकता हूँ। कौन सी चीज़ प्राइड करने की, कौन सी चीज़ प्राउड करने की? इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार अपना पैसा कमाने का जो घमंड होता है, जो गर्व होता है, जो प्राउड फील होता रहता है बच्चों को, लोगों को। आप लोग भी जब पहला पैसा कमाइएगा, तब जो खुशी होगी आपको, तो वो खुशी मैं आज भी 50 सालों के बाद भी वो फीलिंग जो है, वो फील मैं कर सकता हूँ। एवरी चाइल्ड इज़ बॉर्न, हर एक बच्चा पैदा होता है, इनटू अ स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट, एक खास प्रकार के सोशियो इकोनॉमिक, एक खास प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और इमोशनल, और एक भावुक इन्वायरमेंट में, वातावरण में पैदा होता है। विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ विरासत में मिले हुए विशेषताओं के साथ हर एक बच्चा पैदा होता है। अब वो बच्चा किसी भी जाति में पैदा हो सकता है, अब वो बच्चा किसी भी धर्म में पैदा हो सकता है, अब वो बच्चा किसी भी धरती के किसी भी कोने में पैदा हो सकता है, किसी भी देश में पैदा हो सकता है, ठीक है। तो जब भी कोई भी बच्चा पैदा होता है, कुछ अपने जो उसको विरासत में मिल जाती हैं। कौन कौन सी चीज़ें, कुछ विशेषताएं जो है वो उनको विरासत में मिल जाती हैं। जैसे कि बच्चा जैसे ही पैदा लिया तो उसको जाति विरासत में मिल गई, उसको अपना धर्म विरासत में मिल गया, उसको अपनी भाषा, वहाँ पर रहेगा तो वो भाषा सीखेगा, तो वो सब विरासत में मिल गई। तो लेकिन जो जाति और जो धर्म है वो उसको पैदा होते ही उसके सर पे चिपका दिया जाता है। अब बताइए, कोई बच्चा बेचारा पैदा हुआ है, अब उसमें उसके माथे पर उसकी जाति या उसका धर्म थोप देना, ये कहाँ तक सही है? खैर, थोप देना भी सही है, लेकिन उस बच्चे के साथ उस आधार पर अगर भेदभाव होता है, वो कहाँ तक सही? नहीं होना चाहिए। वो मासूम बच्चा है। अगर इंडिया में, भारत में किसी कोने में कोई बच्चा पैदा लेता है, मान लीजिए हमारे बिहार में पैदा लेता है,
हमारे मिथिलांचल में या भोजपुरी बोलने वाले इलाके में पैदा लिया और उसको ले जाके करके अगर हम अमेरिका में उसको दे दें किसी माता पिता के पास और उसका पालन पोषण वैसा हो तो उसका तो सब कुछ बदल जाएगा, उसकी बोली बदल जाएगी। उसके बाद अगर वो बच्चा 20 साल 25 साल के बाद 50 साल के बाद अगर वो बिहार आएगा तो कोई नहीं बता सकता है कि ये बच्चा बिहार में पैदा हुआ था। उसका इस प्रकार से उसका रहन सहन, उसकी सोच, सबसे बड़ी बात क्या है, उसकी सोच इस प्रकार से बदल जाएगी कि कोई बता ही नहीं सकता कि वो बच्चा यहाँ का बच्चा है। या फिर अमेरिका के किसी बच्चे ने पैदा लिया, उसको भारत के किसी राज्य में अगर उसको रख दिया जाए बचपन से ही, पैदा लेते ही, तो 25 साल 50 साल के बाद उसका जो व्यवहार होगा, उसकी जो सोच होगी, उसका जो चाल चलन होगा, सब कुछ कोई बता ही नहीं सकता कि ये अमेरिका का बच्चा है। तो बच्चे का पालन पोषण उसके सोच को बनाने में, उसका जो इन्वायरमेंट होता है, उसका जो खास जो सोशियो इकोनॉमिक और इमोशनल इन्वायरमेंट जो होता है, वो चीज़ उस बच्चे के विकास में वो बच्चा कैसा बनेगा वो इस बात में डिपेंड करता है। एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज, और वो बच्चा ट्रेंड होता है कुछ सर्टेन वेज से, कुछ निश्चित तरीक़ों से, बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, और जो अथॉरिटी है, जो आधिकारिक व्यक्ति हैं, जैसे कि टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो सोसाइटी को चलाते हैं, जैसे वहाँ के लीडर्स हैं, तो जो अथॉरिटी है उन लोगों के द्वारा वो बच्चा ट्रेंड होता है। वहाँ पर जो रहने वाले आस पड़ोस के जो लोग हैं उनको देख करके वो बच्चा बड़ा होता है। तो वो बच्चा अपनी विरासत में ये सारी चीज़ें लेकर के जैसे ही जन्म लेता है तो अपनी विरासत में वो सारी चीज़ें लेकर के आ जाता है। अब बताइए, एक बच्चा अगर आतंकवादियों के बीच में, पाकिस्तान में जो आतंकवादी ग्रुप है उसके बीच में अगर कोई बच्चा पैदा लेगा तो वो अब्दुल कलाम तो बनेगा ही नहीं। वो तो स्वाभाविक है कि आतंकवादी बनेगा, क्योंकि उसका जो सोशियो इकोनॉमिक जो इमोशनल इन्वायरमेंट है और वो जो ट्रेंड होगा, जो अथॉरिटीज़, जो फिगर्स ऑफ अथॉरिटीज़ हैं उनके बीच में, तो उसका अब्दुल कलाम बनना लगभग इम्पॉसिबल है। अब भगवान की कृपा होगी तो वो बन सकता है, लेकिन ये लगभग वो इम्पॉसिबल है, असंभव है। ठीक है, तो चलिए, अब इन्होंने अपने बचपन में जो इनको जो एक इमोशनल इन्वायरमेंट मिला था, इनको जो एक फिगर्स ऑफ अथॉरिटीज़ मिली थी, उसके बारे में ये बात करते हैं। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी, मुझे विरासत में क्या मिला? ईमानदारी मिली। एंड सेल्फ डिसिप्लिन, और सेल्फ डिसिप्लिन मिला, एकदम जो खुद जो डिसिप्लिन होता है, जो अनुशासित, जो खुद से अनुशासित बच्चा होता है, वो मिली। ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन मिला फ्रॉम माय फादर, मेरे पिता से, फ्रॉम माय मदर, मेरी माँ से। क्योंकि इनके माता पिता में कितना बड़ा गुण था, देखिए आप, इनके पिता को विलासिता से ये दूर भागते थे। विलासिता, जो गैर जरूरी चीज़ें हैं, वो इनके पिता को पसंद नहीं थी। और इनकी माँ, इनके घर के जितने फैमिली मेम्बर्स खाना खाते थे उससे ज़्यादा आउटसाइडर्स को खाना खिलाती थी। कितना बड़ा गुण था। आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस, मुझे विरासत में मिला फेथ इन गुडनेस, अच्छाई में जो विश्वास होता है, जो भरोसा होता है कि अच्छाई करेंगे तो अच्छाई होगा, तो अच्छाई में, गुडनेस में फेथ मुझे विरासत में मिला। एंड क्योंकि इनकी माँ गुडनेस करती थी, अच्छाई करती थी, लोगों को खाना खिलाती थी। एंड डीप काइंडनेस, और गहरी दयालुता, एक दया का भाव मिला। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और मेरे 3 भाई बहनों को भी ऐसा ही मिला। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स, और मेरे पास 3 मेरे घनिष्ठ दोस्त थे। दोस्त भी बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं लाइफ में। आपकी ज़िंदगी किस दिशा में जाएगी, उसमें आपके दोस्तों का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। तो इनको किस प्रकार के दोस्त मिले थे अब्दुल कलाम को? आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स, मेरे 3 घनिष्ठ दोस्त थे इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में। रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन, और शिव प्रकाशन। तो रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन, ये तीनों इनके घनिष्ठ दोस्त थे।
ऑल दीज बॉयज़, ये सारे लड़के, वेयर फ्रॉम, ये बिलोंग करते थे ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज़, जो कट्टर हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज़ होता है वहाँ से ये बिलोंग करते थे। अब जो कट्टर का मतलब बहुत ही ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति वाले जो ब्राह्मण फैमिलीज़ होते हैं वहाँ से। तो उसमें कितना रहता है कि वो इस धर्म का है, जाति का है, अपने घर में नहीं आने देंगे, अपने घर में खाना नहीं खिलाएंगे, इस प्रकार का वो होता है। खैर, एज चिल्ड्रेन, बच्चों के रूप में, नन ऑफ अस, हम में से कोई भी नहीं, एवर फेल्ट, कभी महसूस किया, एनी डिफरेंस, कोई भी अंतर, एमंगस्ट आवर सेल्व्स, हमारे बीच कोई भी अंतर हम लोगों ने कभी महसूस नहीं किया, बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस, हमारे जो धार्मिक जो अंतर थे उसकी वजह से हम लोगों ने अपने बीच कभी कोई अंतर महसूस नहीं किया। और कोई भी बचपन में जब लोग पढ़ते हैं तब वो उनके मन में छल कपट नहीं होता, कोई भी अंतर महसूस नहीं करते हैं। लेकिन जब जैसे जैसे वो बड़े होते हैं और तो उनके कानों में नेताओं के द्वारा जहर घोला जाता है, मीडिया के द्वारा उनके कानों में जहर घोला जाता है, तो फिर वो डिफरेंस जो है तब दिखाई पड़ता है। ठीक है, जहर घोलने के बाद तब तक कुछ भी डिफरेंस दिखाई नहीं पड़ता है। एंड फॉर आवर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग, हमारी जो अपब्रिंगिंग हुई थी, हमारा जो पालन पोषण हुआ था उसकी वजह से, और हमारा धार्मिक जो डिफरेंसेस था उसकी वजह से हम लोगों के बीच में कभी कोई अंतर महसूस नहीं हुआ। इनफैक्ट वास्तव में सच बात तो ये है कि रामानंद शास्त्री वाज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। जो रामानंद शास्त्री था वो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के पुत्र थे। द हाई प्रिस्ट, एकदम उच्च पुजारी ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, रामेश्वरम टेम्पल के ऊंचे पुजारी के पुत्र थे रामानंद शास्त्री। लेटर, बाद में, ही टूक ओवर द प्रिस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, बाद में उसने, रामानंद शास्त्री ने रामेश्वरम टेम्पल का जो प्रिस्टहुड है, जो पुजारी का जो पद होता है, उसने ग्रहण किया फ्रॉम हिज फादर, अपने पिता से। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट, और अरविंदन कहाँ चले गए? वो चले गए बिजनेस लाइन में चले गए, और ट्रांसपोर्ट को अरेंज करने के लिए, जो यातायात का जो साधन होता है उसको, फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, यात्रियों को, जो तीर्थ यात्री होते थे उनको एक जगह से दूसरे जगह जाने में जो ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है उसमें चले गए। एनसी प्रकाशन बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउदर्न रेलवेज, और साउदर्न रेलवेज में, दक्षिणी रेलवे में वो एक कैटरिंग के कॉन्ट्रैक्टर बन गए, मतलब वो फूड वगैरह जो बनाया जाता है उसके कॉन्ट्रैक्टर बन गए शिव प्रकाशन। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीतारामा कल्याणम सेरेमनी, सीतारामा कल्याणम सेरेमनी के दौरान, आवर फैमिली, हमारा परिवार, यूज्ड टू अरेंज किया करता था, व्यवस्था किया करता था, बोट्स, नावों की व्यवस्था किया करता था, विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स, एक स्पेशल प्लेटफॉर्म के साथ जो कैरी करता था आइडल्स ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल, मंदिर से भगवान की मूर्ति को कैरी करके मंदिर से टू द मैरिज साइट सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड रामा तीर्था, एक तालाब था जिसका नाम था रामा तीर्था, उस तालाब के बीच में उस नाव को ले जाया जाता था मंदिर से शादी के लिए, शादी होती थी। वाज नियर आवर हाउस, जो हमारे घर के नज़दीक ही था वहाँ पर, तो वहाँ पर शादी होती थी मूर्तियों की, तो उसके लिए जो प्लेटफॉर्म बनाया जाता था बोट्स के साथ, और स्पेशल प्लेटफॉर्म आइडल्स को, मूर्तियों को कैरी करने के लिए, वो हमारे फैमिली के द्वारा बनाया जाता था। इवेंट्स फ्रॉम द रामायणा के इवेंट्स से, द लाइफ ऑफ द प्रोफेट वेयर द बेड टाइम स्टोरीज, माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रेन इन आवर फैमिली, और हमारे परिवार में हमारी दादी और हमारी माँ जो है वो बच्चों को सुनाया करती थी, कहानियाँ सुनाया करती थी। किसकी कहानियाँ सुनाया करती थी? रामायणा से
रामायणा की कहानी, मतलब राम की कहानी, और प्रॉफिट जो पैगंबर थे हमारे, उनकी कहानियाँ हमारी दादी और हमारी माँ सुनाया करती थी। वन डे, एक दिन, व्हेन आई वॉज इन द 5th स्टैंडर्ड, जब मैं 5वीं कक्षा में था, एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में, अ न्यू टीचर केम टू आवर क्लास, एक नया टीचर हमारे क्लास में आया। आई यूज्ड टू वियर अ कैप, मैं एक टोपी पहना करता था, विच मार्क्ड मी, जो बताता था, मुझे मार्क करता था, एज अ मुस्लिम, एक मुसलमान के रूप में, जो उजली टोपी होती है मुसलमानों की, वो टोपी मैं पहना करता था। एंड आई ऑलवेज सैट, और मैं हमेशा बैठता था, इन द फ्रंट रो, पहले लाइन में, नेक्स्ट टू रामानंदा शास्त्री, रामानंदा शास्त्री के ठीक बगल में। अब एक बहुत बड़े पुजारी का बेटा और एक मुसलमान दोनों अगल बगल में बैठे हैं, समझ सकते हैं आप। हु वोर द सैक्रेड थ्रेड, जो हाथ में पवित्र धागा बांधता था, रामानंदा शास्त्री, उसके बगल में। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमैक अ हिंदू प्रिस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय, एक नया टीचर इस बात को सहन नहीं कर सका, कुड नॉट स्टोमैक, पचा नहीं सका, कि एक हिंदू पुजारी का बेटा एक मुसलमान के साथ बैठा है। इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग, हमारे सोशल रैंकिंग के अनुसार, हमारे सोशल रैंकिंग के अनुसार, एज अ न्यू टीचर सॉ इट, जैसे ही न्यू टीचर ने ये देखा, आई वॉज आस्क्ड टू, मुझे कहा गया, टू गो, जाने के लिए, मुझे जाने के लिए कहा गया, एंड सिट ऑन द बैक बेंच, और पिछली वाली बेंच पर जाकर बैठने के लिए मुझे कहा गया। आई फेल्ट वेरी सैड, मुझे बहुत बुरा लगा, एंड सो डिड रामानंदा शास्त्री, और रामानंदा शास्त्री को भी बहुत बुरा लगा। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट, उसने अटरली डाउनकास्ट मतलब पूरी तरीके से उदास होकर के देखा। एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो, जब मैं अपनी सीट को लास्ट रो में जैसे ही मैंने शिफ्ट किया, मतलब मैं पिछले पंक्ति में जाकर के बैठा, तो उसने पूरी तरीके से उदास होकर के मुझे देखा। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग, वो जो उसका जो दृश्य था, उसका जो इमेज था, उसका जो चेहरा था, वीपिंग, वो पूरी तरीके से रो रहा था। व्हेन आई शिफ्टेड, जब मैं शिफ्ट किया, टू द लास्ट रो, लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी, वो एक लास्ट इम्प्रेशन मुझ पर छोड़ता हुआ, मतलब वो रो रहा था और ये लास्ट इम्प्रेशन उसने मुझ पर छोड़ा, देखा उसने रोते हुए, जब उसने मुझको देखा तो वो इम्प्रेशन मुझे हुआ। आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद, वी वेंट होम, हम लोग घर गए, एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स, और हमने अपने आदरणीय माता पिताओं को ये बात बताई, मैंने भी बताई और रामानंदा शास्त्री ने भी बताई, अबाउट द इंसिडेंट, इस घटना के बारे में। अब देखिए, मैंने जो आपको वो सामाजिक परिवेश के बारे में बताया था कि हमारे अगल बगल के लोग जैसे होंगे वैसा ही इम्प्रेशन, वैसा ही प्रभाव हम लोगों पर पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है। तो हमने अपने माता पिताओं को ये बात बताई। लक्ष्मणा शास्त्री, जो रामानंदा शास्त्री के पिता थे, जो रामेश्वरम मंदिर के ऊंचे पुजारी थे, लक्ष्मणा शास्त्री समन्ड द टीचर, उन्होंने टीचर को समन भेजा, टीचर को बुलाया गया। एंड इन आवर प्रेजेंस, और हमारी उपस्थिति में, हम लोग वहाँ पर खड़े थे। टोल्ड द टीचर, टीचर को ये कहा, उन्होंने, लक्ष्मणा शास्त्री ने टीचर को कहा कि he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children, कि he should not spread the poison, उनको जहर नहीं फैलाना चाहिए। he should not spread, उनको नहीं फैलाना चाहिए। क्या नहीं फैलाना चाहिए? जहर। और कौन सा जहर नहीं फैलाना चाहिए? सोशल इनइक्वालिटी, जो सोशल इनइक्वालिटी है, जो सामाजिक, जो ऊंच नीच का भाव होता है, और सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस, और जो कम्युनल इंटॉलरेंस है, जो सांप्रदायिक, जो असहिष्णुता है,
जो एक धर्म से दूसरे धर्म के बीच में जो ऊंच नीच का भाव है या फिर जो दुश्मनी है, जो इंटॉलरेंस है, असहिष्णुता है, ऐसा जहर बच्चों में इन द माइंड्स ऑफ द इनोसेंट चिल्ड्रन, ये जो मासूम बच्चे हैं इनके दिमाग में ये जहर उसको टीचर को नहीं फैलाना चाहिए, उन्होंने बुला करके कहा। ही ब्लंटली आस्क द टीचर, उन्होंने एकदम मोटे ढंग से, एकदम रूखे भाव से, एकदम गुस्सा होकर के टीचर को बोला टू आइदर अपोलोजाइज, या तो माफ़ी मांगो बच्चों से, और क्विट द स्कूल, या फिर स्कूल छोड़ दो। द टीचर डिड नॉट रिग्रेट हिज बिहेवियर, और उस टीचर को देखिए कि उसे अपने बिहेवियर का, अपने व्यवहार का कोई पछतावा नहीं हुआ। बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन, एक दृढ़ विश्वास की जो प्रबल भावना है वो लक्ष्मण शास्त्री ने दिखाई, अवगत कराई। अल्टीमेटली रिफॉर्म्ड दिस यंग टीचर, और इस जवान, इस यंग टीचर को रिफॉर्म करने के लिए, सुधारने के लिए उन्होंने दृढ़ विश्वास की जो स्ट्रॉन्ग सेंस है, कन्विक्शन का जो स्ट्रॉन्ग सेंस है, प्रबल भावना, जो दृढ़ विश्वास की जो प्रबल भावना है वो इन्होंने दिखाई, ताकि वो टीचर सुधरे, उस टीचर को भी कुछ अकल आए। यहीं पर अगर उन्होंने ये कदम नहीं उठाया होता तो सोचिए कि अब्दुल कलाम के दिमाग पर, उस बचपन वाले दिमाग पर क्या असर पड़ता। आज वो राष्ट्रपति नहीं बनते। उनका भेदभाव जब किया जाता है तो वो छोटी छोटी हीन भावनाएं लोगों के, बच्चों के अंदर आ जाती है, और वो अपने एकदम, उसका जो एकदम पोटेंशियल होता है, उसका जो एकदम, जो अंदर का जो पूरा जो क्षमता है वो निकल करके बाहर नहीं आती है। ऑन द होल, पूर्ण रूप से अगर देखा जाए, द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज वेरी रिजिड। जो रामेश्वरम की जो स्मॉल सोसाइटी थी, जो छोटा सा समाज था, वो बहुत ज़्यादा रिजिड था, मतलब कठोर था, कड़ा था। इन टर्म्स ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, अलग अलग सामाजिक ग्रुप्स के अंदर जो भेदभाव, जो सेग्रीगेशन, जो भेदभाव फैलाया जाता है, उस मामले में रामेश्वरम बहुत ही कठोर था। मतलब किसी भी ग्रुप में भेदभाव आप नहीं फैला सकते हैं। अब तो कोई भी टुच्चा सा नेता आता है और लोगों के बीच, एक जाति से दूसरे जाति के बीच में जहर उगल के चला जाता है, एक धर्म से दूसरे धर्म के बीच में जहर उगल के चला जाता है, और मूर्ख लोग उन बातों पर लड़ते रहते हैं। उनको तो वोट मिल जाता है, वो गद्दी पर बैठ जाते हैं, और गद्दी पर बैठने के बाद सत्ता की मलाई खाते हैं। उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और वो 2-2 लाख 3-3 लाख का जैकेट पहनते हैं। समझ रहे हैं बात? हाँ, तो वो अपनी भलाई के लिए, अपने फैमिली के भलाई के लिए लोगों को लड़ाते हैं, जो पब्लिक है उसको लड़वाते हैं, और हम लोग यूं ही लड़ते रहते हैं। हाउएवर, हालांकि माय साइंस टीचर शिवासुब्रमण्या अय्यर, जो मेरे साइंस टीचर थे शिवासुब्रमण्या अय्यर, दाव, हालांकि यद्यपि, एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, वो एक ऑर्थोडॉक्स, एक कट्टर ब्राह्मण थे, विद अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, और उनकी जो पत्नी थी वो बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी थी। मतलब होता है पंडित की पत्नी और वैसे जो कंठी वंठी ले लेती है वो और ज़्यादा वो भेदभाव करती है कि मेरा धर्म नहीं भ्रष्ट हो जाए, इस प्रकार की कंजर्वेटिव वाइफ थी। वॉज समथिंग ऑफ अ रिबेल, लेकिन वो जो सुब्रमण्या अय्यर थे, वो एक साइंस टीचर थे, तो वो एक प्रकार के रिबेल थे। रिबेल मतलब एक बागी या विद्रोही थे। वो इन सारी चीज़ों को नहीं मानते थे। ही डिड हिज बेस्ट, उन्होंने अपना बेस्ट किया, उन्होंने पूरी जी जान से मेहनत की, टू ब्रेक, तोड़ने के लिए। क्या तोड़ने के लिए? सोशल बैरियर्स, जो सामाजिक जो बैरियर है समाज के अंदर में, ये जो लाइंस जो खींची गई हैं, उन बैरियर को, उन जंजीरों को तोड़ने का उन्होंने काम किया। सो दैट, ताकि पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स, कि लोग अलग अलग बैकग्राउंड्स, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग कुड मिंगल इजीली, आसानी से एक दूसरे में घुल मिल जाए, इसके लिए। ही यूज्ड टू स्पेंड आवर्स, वो घंटों बिताया करते थे, विद मी, मेरे साथ, एंड वुड से, और कहा करते थे,
कलाम आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, यू, कि तुम, टू डेवलप, कि तुम विकास करो, तुम आगे बढ़ो, सो दैट, ताकि, यू आर ऑन पार, यू आर ऑन पार, कि तुम उसके बराबर हो जाओ, विद द हाईली एजुकेटेड पीपल, जो हाईली एजुकेटेड पीपल हैं, जो लोग हैं, उन लोगों के बराबर तुम भी हो जाओ, ऑफ द बिग सिटीज़, जो बड़े बड़े शहरों में जो ऊंचे ऊंचे पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों के बराबर तुम हो, ऐसा मैं चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि शिक्षा जो है वो किसी शेरनी का दूध नहीं होता है। शिक्षा जो है वो ऐसी माँ का दूध होता है जो पिएगा वो सुधारेगा, दहाड़ेगा नहीं, वो सुधारेगा अपने समाज को, अपने फैमिली को, अपने विचार को, अपने अगल बगल के वातावरण को, अपने देश को और इस दुनिया को। शिक्षा एक माँ का दूध होता है, और वैसे शेरनी भी एक माँ ही है, लेकिन शिक्षा जो है वो एक माँ का दूध होता है, जो पिएगा वो सुधारेगा, दहाड़ेगा नहीं। शिक्षा ही समाज को बदल सकता है, इस देश को, इस दुनिया को बदल सकता है। वन डे, एक दिन, ही इन्वाइटेड मी, उन्होंने मुझे इन्वाइट किया, मी टू हिम, अपने पास, फॉर अ मील, भोजन के लिए। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड, उनकी जो पत्नी थी वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी, एट द आइडिया ऑफ अ मुस्लिम बॉय, कि एक मुसलमान लड़के को बीइंग इन्वाइटेड टू डिनर, डिनर के लिए, डाइन के लिए, दोपहर के भोजन के लिए इन्वाइट किया जाए, इसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी थी। इन हर रिचुअली प्योर किचन, क्योंकि उनका जो किचन था वो पूरी तरीके से धार्मिक अनुष्ठान के साथ शुद्ध था। तो रिचुअली, धार्मिक रूप से शुद्ध किचन में एक मुस्लिम लड़के को बुलाना, ये उनको नागवार था, बिल्कुल मंजूर नहीं था। शी रिफ्यूज्ड, उन्होंने मना कर दिया, टू सर्व मी, मुझे खाना परोसने से मना कर दिया, इन हर किचन, अपने किचन में। लेकिन सुब्रमण्यम, जो शिवा सुब्रमण्या अय्यर थे, वो एकदम रेबल थे। वाज नोट परटर्बेड, लेकिन वो परटर्बेड मतलब परेशान नहीं हुए। नॉर डिड ही गेट एंग्री, और ना ही वो गुस्सा हुए, विद हिज वाइफ, अपनी पत्नी से, क्योंकि सबकी अपने अपना एक मान्यता होता है। तो किसी, उनकी पत्नी का ये मानना था, तो उनका मानना नहीं था, तो सब अपने अपने सोच के हिसाब से सही होते हैं। तो ये ना तो परेशान हुए और ना ही अपनी पत्नी पर गुस्सा हुए, बहुत बड़ी बात है। बट इंस्टीड, बल्कि, सर्व्ड मी विद हिज ओन हैंड्स, अपने हाथों से उन्होंने मुझे खाना खिलाया। एंड सैट डाउन बिसाइड मी, और मेरे बगल में बैठे, टू ईट हिज मील, अपना खाना खाने के लिए। हिज वाइफ वॉच्ड अस, उनकी पत्नी हमें देख रही थी, फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, किचन के दरवाजे के पीछे से। आई वंडर्ड, मुझे आश्चर्य हुआ, वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड माई डिफरेंस द वे आई एट राइस, मैं जो खाना खा रहा था उसमें क्या डिफरेंस था, क्या अंतर था मेरे खाने में, वो एब्जॉर्व कर रही थी, वो ऑब्जर्व कर रही थी, वो देख रही थी कि मैं कैसे खाता हूँ। ड्रैंक वाटर, मैंने पानी पिया, कि मैं कैसे पानी पीता हूँ, और क्लीन्ड द फ्लोर, कि मैं कैसे उस जहाँ पर मैं बैठा था उसको मैं कैसे साफ़ करता हूँ, अपना जूठन उठाता हूँ। आफ्टर द मील, खाना खाने के बाद, वो सब कुछ वो देख रही थी। व्हेन आई वॉज लिविंग हिज हाउस, जब मैं उनका घर छोड़ रहा था, मतलब जा रहा था उनके घर से, सुब्रमण्या अय्यर इन्वाइटेड मी टू ज्वाइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड। सुब्रमण्या अय्यर ने इन्वाइटेड मी, उन्होंने मुझे इन्वाइट किया, टू ज्वाइन हिम, उन्हें ज्वाइन करने के लिए, फॉर डिनर अगेन, फिर से डिनर करने के लिए, अगले वीकेंड, अगले सप्ताह के अंत में, सैटरडे को उन्होंने फिर से मुझे इन्वाइट किया। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मैं हेजिटेट कर रहा हूँ, मैं हिचकिचा रहा हूँ उनके घर आने से। ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझसे कहा, नोट टू गेट अपसेट, कि अपसेट मत हो। सेइंग, ये कहते हुए उन्होंने मुझसे कहा, वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, कि अगर एक बार तुमने डिसाइड कर लिया कि सिस्टम को चेंज करना है, ये जो सिस्टम चल रहा है, एक दूसरे से नफरत करना, एक दूसरे को ऊंचा नीचा समझना, इस सिस्टम को चेंज करने के बारे में जैसे ही तुमने सोच लिया, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड, ये सारे प्रॉब्लम्स से तुम्हें इन सब का सामना करना पड़ेगा, ये सारे प्रॉब्लम्स तुम्हारे सामने आएंगे। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक,
जब मैं उनके घर अगले सप्ताह गया, सुब्रमण्या अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन। सुब्रमण्या अय्यर की पत्नी ने मुझे खुद से टुक मी इनसाइड हर किचन, अपने किचन में आने दिया, ले गए। एंड सर्व्ड मी फूड विद हर ओन हैंड्स, और अपनी हाथों से हमें खाना परोसा। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था। एंड इंडियाज़ फ्रीडम वॉज इमिनेंट, और इंडिया का जो फ्रीडम है, वो आज़ादी जो है वो एकदम निकट आ चुका था। इंडियंस विल बिल्ड दियर ओन इंडिया, डिक्लेयर्ड गांधी जी। गांधी जी ने ये डिक्लेयर कर दी, घोषणा कर दी कि भारतीय अपना इंडिया खुद से बनाएंगे। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, पूरा का पूरा देश फील्ड भरा हुआ था विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, एक अभूतपूर्व आशा की किरणों से पूरा का पूरा देश भरा हुआ था कि हम लोग अपना देश बनाएंगे, अपना इंडिया बनाएंगे। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम, मैंने अपने पिता से परमिशन मांगी रामेश्वरम छोड़ने के लिए। एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामेश्वरम, रामनाथापुरम, और रामनाथापुरम के हेडक्वार्टर्स जिला मुख्यालय में पढ़ने का मैंने अनुमति मांगा अपने माता पिता से। उसके बाद आगे बढ़े, और उसके बाद लास्ट में इनका कारनामा, इन्होंने जो अचीव किया है, इन्होंने जो देश के लिए किया है, वो सब जग जाहिर है, वो सब यहाँ पर हम लोगों ने देखा ही है। ठीक है, हाँ। तो अगर सही मार्गदर्शन मिले, अगर सही समाज का साथ मिले, अगर दोस्तों का प्यार मिले, तो सारे अब्दुल पंक्चर ही नहीं साटते, कोई अब्दुल कलाम भी बन जाता है और देश का राष्ट्रपति भी बनता है, और देश के लिए इतनी सारी उपलब्धियां हासिल करता है जो देश कभी नहीं भूल सकता। इसी के साथ चैप्टर समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और आपका क्या सुझाव है इस बारे में। ये जो आपने वीडियो इतना देखा है, इतना 1 घंटे का, तो अपना सुझाव ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और बहुत सारा वीडियो, ये बिहार बोर्ड क्लास 9th का पनोरमा पार्ट 1 का ये चैप्टर है, तो बिहार बोर्ड क्लास 9th का ये चैप्टर था। और क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 का वीडियो बना हुआ है हिंदी और इंग्लिश का, जाइए प्लेलिस्ट में देखिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।